वेलकम टू सक्सेस मिशन। सक्सेस मिशन में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व हमने बात की थी वर्गों का क्या क्रम होता है और वर्णमाला का संपूर्ण समग्र ज्ञान हमने यहाँ से प्राप्त किया। आज हम बात करेंगे प्रश्नोत्तरी पर, और प्रश्नोत्तरी में सर्वप्रथम प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हमने भाषा के अंग 3 पढ़े थे और भाषा के 3 अंग में सबसे पहला पढ़ा था वर्ण, दूसरा पढ़ा था शब्द और तीसरा पढ़ा था वाक्य। अर्थात सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। आंसर आएगा 4 डी। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसको कहते हैं? शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्ण के संकलन को वर्णमाला कहते हैं, शब्द गणना को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णमाला। तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है वह वास्तव में वर्णमाला कहलाता है। इस रूप से हमें जानना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। मूर्धन्य व्यंजन अर्थात जो मूर्धा के स्थान से बोले जाते हैं वह कहलाते हैं मूर्धन्य व्यंजन। और मूर्धन्य व्यंजन इसमें से कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। के, खे, या, रा, रे, णे, प, फ। अर्थात आंसर होगा इसका सी। ये जो वर्ण हैं ये कैसे हैं? ये मूर्धन्य हैं। इस रूप से यहाँ पर जानना चाहिए। इसके बाद चतुर्थ क्वेश्चन आता है, कंठस्थ ध्वनियां हैं जो कंठ के आधार से स्थान बोला जाता है। जिस स्थान से कंठ की ध्वनि निकलती हो, ऐसे कौन से वर्ण हैं? का और ख। इन वर्णों का जो स्थान है वह कंठ है, क्योंकि यही वास्तव में कंठ रूप से बोले जाते हैं। आगे अल्प प्राण वर्ण है। अल्प प्राण में क्या क्या लिए थे? अल्प प्राण में लिए थे 1, 2, 3, 5 सभी स्वर और अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ जितने भी वर्ण हैं वह सभी किसमें? अल्प प्राण में गिने थे। अब यहाँ पर देखो, अंतस्थ तो है नहीं, अंतस्थ नहीं है, स्वर भी नहीं है। अब क्या रह जाता है? 1 और 3 या 5। अब देखें, क्या 1 और 5 तो है, 5 ए है, ए नहीं होगा। इसके बाद खे, ए और 3 है, अर्थात आंसर ए हो सकता है, इसका भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। इस रूप से यहाँ पर 5वें का आंसर बना का और खा। इनको क्या गिना जाता है? इनको अल्प प्राण कहा जाता है। इस रूप से यहाँ पर जाना। छठा क्वेश्चन, नासिक वर्ण है। नासिक वर्ण कौन सा है? श, ण, ग या जा। नासिक वर्ण किसे कहा जाएगा? जो नासिका के आधार से बोले जाते हैं वह कहलाते हैं नासिक वर्ण। और न की जो ध्वनि होती है वह नासिका से निकलती है, अर्थात आंसर होगा बी। ए और ऐ वर्ण कहलाते हैं। नासिक वर्ण कहलाते हैं, मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, औष्ठ वर्ण कहलाते हैं या कंठ तालु कहलाते हैं। ए किससे मिलकर बनता है? ए और ऐ। ए और ऐ मिलकर बनता है, जान लेंगे। ए और ऐ किससे मिलकर बनता है? आ प्लस ई मिलके ए बना। जब ए बना, ध्यान देना, आ और ई मिलके क्या बना? ए बना। आ का उच्चारण होता है कंठ से और ई का उच्चारण होता है तालु से, अर्थात आंसर होगा डी। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाय है। अयोगवाय माने क्या? तो कहा था जिनका योग ना तो स्वर से हो ना व्यंजन से हो वह वास्तव में अयोगवाय कहलाते हैं। परंतु लेखन की दृष्टि से अयोगवाय को स्वर में संदर्भित किया जाता है, इसलिए जो अयोगवाय होंगे अंग और आह। आंसर होगा डी। निम्न में से द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। द्वित्व माने 2 प्रकार से। देखें, ला के पहले ला का उच्चारण, ला के पहले ला को लिखा गया, अर्थात आंसर होगा दिल्ली। और किसी में इलाहाबाद, उत्साह, पुणे। यहाँ पर द्वित्व वर्ण नहीं है, मात्र दिल्ली में ही द्वित्व वर्ण दिखाई देता है। इसके बाद बात आती है श, श, स, हा। ये जो वर्ण है यह कहलाते हैं स्पर्शी वर्ण, संघर्षी वर्ण, प्राकंपी वर्ण, स्पर्श संघर्षी वर्ण। यह रेलवे 2014 में प्रश्न आया हुआ है। देखें, प्राकंपी, संघर्षी, स्पर्शी या स्पर्श संघर्षी कौन सा वर्ण कहलाता है? यह वास्तव में संघर्षी वर्ण है, क्योंकि जब इसका उच्चारण किया जाता है तो घर्षण करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, अर्थात इसमें ऊष्मा अधिक लगती है। अर्थात इन वर्णों को क्या कहा जाता है? इन वर्णों को कहा जाता है संघर्षी वर्ण। अर्थात
सा सा हा। इसका जो आंसर होगा बी। कौन सा वर्ण अमानक वर्ण है? खा, धा, झा, वा, भा। झा वर्ण जो है वह अमानक वर्ण माना जाता है, इस रूप से हमें यहाँ पर जानना चाहिए। हिंदी में एक अमानक वर्ण आता है जो है झा। ये कई बार पूछा भी जाता है, झा वर्ण है, अमानक वर्ण कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है 52 होती है, स्वर की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 13 है, इस रूप से जानना चाहिए। 6 ध्वनि संयुक्त वर्ण कहलाती है। का और शा इनको मिलके छत्रज्ञा, छत्रज्ञा और श, ये जो वर्ण है ये क्या कहलाते हैं? ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। और जो छत्र है निश्चित रूप से संयुक्त वर्ण है। यहाँ पर कहा ला ध्वनि है, ला ध्वनि को पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है, इस रूप से यहाँ पर, क्योंकि ला को जब बोलते हैं तो जो हवा होती है वह सभी ओर से निकलती हुई पीछे की ओर निकलती हुई जाती है, इसलिए ला पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। जिन शब्दों के अंत में आ आता हो, जिन शब्दों के अंत में आ आता हो वह कहलाते हैं अकारांत वर्ण। क्या बोलते हैं? आ है अंत में जिनके, उन्हें कौन सा शब्द बोला? उन्हें बोला अकारांत। भाषा निर्माण की सही इकाई है। भाषा को जब निर्माण किया जाता है उसमें कौन सी इकाई है? ध्वनि, वाक, शब्द, वाक, ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक, वर्ण, शब्द, वर्ण, वाक, ध्वनि, शब्द, शब्द, ध्वनि, वर्ण, वाक, पद, वाक, ध्वनि, शब्द। कौन सा हुआ? अपन ने सबसे पहले मौखिक इकाई की बात की थी। मौखिक इकाई में सबसे पहले पढ़ा था ध्वनि, अर्थात पहला ध्वनि होगा, और फिर वर्ण की बात की थी, द्वितीय वर्ण होगा, तृतीय अर्थ के आधार पर की थी, और चतुर्थ बात की थी भाव के आधार पर या भावार्थ के आधार पर। और इस रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा फर्स्ट होगा ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक। इस रूप से हमने यहाँ पर 16वें में जाना कि वास्तव में सबसे छोटी इकाई ध्वनि, परंतु मौखिक इकाई है, और लेखिक इकाई के रूप में वर्ण, और शब्द अर्थ के रूप में, और वाक भावार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पस्य स्वर है। जिब्रा के आधार पर हमने 3 भाग किए थे, उसी और जिब्रा के आधार पर जब 3 भाग किए थे उसी में संदर्भ किया था पस्य स्वर है। कौन सा पस्य स्वर कहलाता है? देखेंगे कौन सा पस्य स्वर आएगा। सबसे पहला लिया आ, ई, झा और रे। कौन सा पस्य स्वर में आएगा? तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो आ है यह पस्य स्वर में है, ऐसा जानना चाहिए। पीछे जिब्रा के पीछे से जो शब्द बोला जाता है वो है पश्च। अयोग बाह्य है। अयोग बाह्य किसे कहा था? विसर्ग को, महाप्राण को, अल्प प्राण को या संयुक्त वर्ण को। विसर्ग और अनुस्वार, इनको हमने अनुस्वार और विसर्ग को ही क्या कहा था? अनुस्वार और विसर्ग को ही हमने अयोग बाह्य कहा था, अर्थात इसका आंसर होगा ए। तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन माने तालु के आधार से जो व्यंजन बोले जाते हैं वह व्यंजन है। कौन सा है? तो च, छ, ज, झ यही है, क्योंकि ये तालु के आधार से बोला जाता है। आगे देखें, या, रा, ला, वा, इनकी ध्वनियां हैं, अंतस्थ हैं, और ओष्ठ हैं, ऊष्म हैं या तालव्य हैं। ये कैसी ध्वनियां हैं? इनको अंतस्थ ध्वनियों के अंतर्गत गिना जाता है, ऐसा जानना चाहिए। 21वां क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है। किससे होता है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? नाक से तो होता तो है, परंतु केवल नाक से नहीं होता और केवल मुंह से नहीं होता, अर्थात आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। इस रूप से हमने वर्णमाला के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको यहाँ पर संदर्भित किया। इसके पूर्व हमने जब बात की थी शब्दकोश में शब्दों का क्रम,
उसी के संदर्भ से वहां पर भी 4 क्वेश्चनों की बात की थी। इस रूप से वर्णमाला के हमने 25 क्वेश्चनों के आधार से यहाँ पर बात की है। निश्चित रूप से पहले उसको पढ़ें, उसके बाद इन प्रश्नों को लगाएं। निश्चित रूप से इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपकी वर्णमाला में से छूटे, क्योंकि चाहे यूपी टेड हो, एमपी टेड हो, कोई सा भी टेड हो या एमपी अभी परीक्षा वर्ग 3 की होने वाली है, वो उसमें संदर्भित करके कम से कम 3 नंबर और 2 नंबर इसमें से पूछा जाता है। इसलिए निश्चित रूप से इस इकाई को जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जय हिंद।